हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपने नोट्स वापस से लेके बैठ जाइए और अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए जरा, हम इसमें कार्बन फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक हमने कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट का डिस्कस कर चुके हैं। आज कार्बन फ्री रेडिकल का डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्बन फ्री रेडिकल दैट मींस कार्बन की जो p ऑर्बिटल्स होता है उसमें एक ओड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। दैट मींस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल्स ऑफ c एटम। अब ये कार्बन फ्री रेडिकल कब जनरेट होगा? तो ध्यान दीजिए, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसका जब होमोलाइसिस क्लीवेज होगा तब वहां पर इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है भैया? हाँ जी, ट्रांसफर होता है बोथ एटम्स ड्यूरिंग होमोलाइसिस क्लीवेज। ठीक है, तो यहां पर हम यही समझाने वाले आपको, जो फ्री रेडिकल स्पीशीज होती है वो क्या होती है भैया? नेचर में पैरामैग्नेटिक होती है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे फोकस डालने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। आप देखिए जरा, कार्बन फ्री रेडिकल का इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, तो आप इस पर ध्यान दें। द ऑर्गेनिक स्पीशीज इन विच वन ओड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन या फिर ऑन सी एटम ड्यूरिंग होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं यहाँ पे C, यहां पे क्या है H, यहां ये कोई आपके पास कंपाउंड है और यहां होमोलाइटिक फ्यूजन होने वाला है। तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होमोलाइटिक फ्यूजन जब होगा तो यहां पे क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वल अमाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो यहां आप जब देखेंगे तो यहां कार्बन पे क्या आ जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन, और S पे क्या आ जाएगा? ऑड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम या मॉलिक्यूल पर ऑड इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उन्हें भी हम फ्री रेडिकल स्पीशीज बोल सकते हैं। जब कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल स्पीशीज। अदरवाइज हाइड्रोजन पे आए तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मॉलिक्यूल्स भी है, मिथाइल फ्री रेडिकल, समथिंग समथिंग। ठीक है, हम वीडियो में देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, इट इज कंटेनिंग 3 बॉन्ड्स। इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 बॉन्ड एंड 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। एक तो क्या होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, और 3 क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं। तो 3 बॉन्ड दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो टोटल कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोलेंगे? इट हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। यहां कहने मतलब है दैट मींस ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। इसका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है, ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो क्या बोलेंगे? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या है? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न ध्यान दीजिए, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल ऑफ c एटम। जब आप कार्बन फ्री रेडिकल को या अदर फ्री रेडिकल स्पीशीज को मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखेंगे तो वहां पर ये स्पीशीज मैग्नेटिक फील्ड की को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस मैग्नेटिक जो लाइनें हैं उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये कैसा कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। अदरवाइज कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर इन नेचर। तो कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन दोनों ही डायमैग्नेटिक होते हैं। जब इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाएगा तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको क्या करेंगे? रिपल करेंगे। दैट मींस डायमैग्नेटिक इन नेचर। सभी स्टूडेंट्स अपने माइंड में सेट कर लीजिए, पैरामैग्नेटिक इन नेचर ओनली कार्बन फ्री रेडिकल्स एंड अदर फ्री रेडिकल्स कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बोकैटायन एंड कार्बेनाइन आर डायमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर इन नेचर। मैं उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ रहा होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल मे बी sp2 एंड sp3। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जहां sp2 दे रखा है, मोस्टली मोस्टेज केस होते हैं, 100% तो नहीं कह सकता, हमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, बट sp3 इन सम केसेस
वो केस कौन से जिसमें sp3 होता है? तो यही तो बात खास है यहाँ पे, कार्बन फ्री रेडिकल जो है इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, जबकि इधर क्या है? sp3। तो सभी स्टूडेंट ध्यान में, आपका फोकस यही होना चाहिए कि इसमें sp3 कैसे बन रहा है, क्योंकि मैंने कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल में वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था sp2 हाइब्रिडेशन होता है, बट यहां पर क्या मिल रहा है? sp3। ये कौन से केसेस हो सकते हैं? तो देखिए वो केस होंगे जिनमें कार्बन से जुड़ा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्या हो भैया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच टू कार्बन। और वो कौन सा कार्बन? जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ओड इलेक्ट्रॉन। सब स्टूडेंट समझ पा रहे हैं? ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए p ऑर्बिटल में ऑफ सी एटम, और उसी कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तब जाके sp3 बनेगा। ये क्यों बनेगा यही तो हम बताने वाले इस वीडियो में। तो देखिए जरा सेकंड स्लाइड में आप देखना हम कैसे बताएंगे। sp2 के लिए ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, जबकि sp3 के लिए टेट्राहेड्रल होती है। रिमेंबर योर माइंड, sp2 हैविंग ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, sp3 टेट्राहेड्रल। ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल, बट यहां जब देखेंगे यहां ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, यहां टेट्राहेड्रल होगा। आप तो वीडियो में बने रहिए, हम चुटकियों में समझा देंगे आपको। देखिए आपको सामने ऑर्बिटल व्यू डायग्राम दिए हुए हैं, तो सभी ध्यान दे इधर। इसमें ये आपको दे रखा है दिस इज p ऑर्बिटल। क्या है ये? p ऑर्बिटल। और ये p ऑर्बिटल कैसा है? अनहाइब्रिड है, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा है। हमें इसे कार्बन फ्री रेडिकल के रूप में ही जनरेट करना है। तो देखिए कार्बन फ्री रेडिकल के लिए क्या करेंगे? हाँ जी, यहां पर हम एक फ्री रेडिकल शो करेंगे, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन। मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन शो कर दिया है, तो ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा वैसे कलरफुल कर लेता हूं, बाकी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं अपन, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं इसमें। किधर? हाँ भैया, अब करना है क्या है? करना ये है, यहां ये जो है ये क्या है? डैश, सॉरी वेज पे है। किस पे है? वेज पे है, और ये डैश पे है। किधर? अब ध्यान दें, यहां 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो कार्बन इसमें sp2 में होगा, बाकी इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन का कोई यहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसकी ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। और सिंपल एग्जांपल है मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या है? मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल। डन सभी का यहां तक? हाँ जी। तो इसकी ज्योमेट्री देखी जाए तो ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनर, और बाकी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। तो यहां देखा जाए तो यहां परसेंटेज जो एस करेक्टर है वो क्या हो जाएगा? 33.3%। डन सभी का यहां तक? ठीक, अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में होंगे, 2 यहां होंगे और 2 यहां होंगे। तीनों कोवैलेंट बॉन्ड है, तो टोटल 3 3 6 6 1 7। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने भैया? 7 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ऑक्टेट क्या हो जाएगा? ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट, पूरा कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट नहीं होने के कारण इसका नेचर क्या होगा? हाँ जी, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ये नेचर में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर। अब इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, डेफिशिएंट स्पीसीज। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर? हाँ जी। हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या है? sp2 है, तो ज्योमेट्री जाहिर सी बात है क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ट्रायगोनल प्लेनर होने वाला है। ट्रायगोनल प्लेनर। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर में होगा। मैंने पहले बताया था किसी भी सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में अपन प्लेस करेंगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक, अगर वो रिपल कर रहा है तो डाया मैग्नेटिक होगा।
ठीक है। अब ये कैसे जनरेट हुआ मैंने बताया था, ये होमोलाइटिक फ्यूजन होगा कोवैलेंट बॉन्ड का और ये जनरेट हो जाएगा। यहां तक सभी का क्लियर। अब ध्यान दें, ये केस जब है, ये केस जब होता है जब कार्बन से यहां कोई जेड जुड़ा हुआ है और वो क्या हो भैया, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या तो इक्वल हो, इक्वल या फिर क्या हो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। कार्बन से जुड़ा एटम क्या होना चाहिए, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होना चाहिए, तब जाके हमें sp2 देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं केस इन sp3, तो सभी ध्यान दें, sp3 के लिए मैंने वीडियो में बताया था कि sp3 तब पॉसिबल है जब कार्बन से जुड़ा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे सिंपल एग्जांपल है मेरे पास CF3, क्या है, CF3 फ्री रेडिकल, तो ये हो गया CF3 फ्री रेडिकल। इसमें जो फ्लोरीन है, इसमें जो फ्लोरीन है वो क्या भैया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण इसमें जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, sp3। देखो कैसे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वन, दिस इज ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन ओड इलेक्ट्रॉन। अब ये यहां पे क्या है, f है, ठीक है, इधर भी क्या है, f है, और इधर भी क्या है, f है। अब ये जो f है ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, ये इसको रिपल करेगा, ये इस पे, ये इसको फोर्स डालेगा, ये इधर फोर्स डालेगा। सभी ध्यान दें, इसके इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास क्या है, हेलोजेंस है, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर सेल में, ठीक है, इधर भी कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक काम में आ रहा है, इधर भी क्या है भैया 7 है, जब ये काम में आ गया बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल करने से, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से समझे इसको, रिपल करने से क्या होगा, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, सभी स्टूडेंट्स वीडियो में नजर डालें और देखिए अच्छे से, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए ये आपको, दिस इज ट्रायगोनल शेप, कौन शेप है, ट्रायगोनल, सभी देख रहे होंगे ट्रायगोनल शेप है। मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो दोनों बॉन्ड आपकी तरफ है, एक बॉन्ड मेरी तरफ है, सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह यहां, अब मैं इसको प्लेन में लेता हूं, प्लेन में ले चुका हूं, सभी स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, रेड वाला, ब्लू वाला और ये ब्लैक वाला, और यहां मैंने p ऑर्बिटल रख दिया, ठीक है। अब ये जो p ऑर्बिटल्स है, इसमें ये, इसको ऐसे रख रहा हूं मैं, और ये जो कैप है इसको आप अनपेड इलेक्ट्रॉन समझे, ठीक है, समझे। वैसे बात अलग है, आप क्या समझते हैं वो बात अलग है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपल करेगा, ठीक है, ये इसको रिपल करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा। तो जब रिपल करेंगे तो ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ झुक जाएंगे। अरे बोलो भाई, किधर झुक जाएंगे, नीचे की तरफ। देखो जस्ट लाइक क्या बन गया, देखो एकदम घूम गया। अरे नहीं, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं और पीछे को धक्का दे रहा है, तो मैं कैसे, ऐसे ही तो होगा। अरे समझ में आया नहीं आया, तो इसका मतलब मेरी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। तो यहां ये ऑर्बिटल तो यही रहेगा, पर जस्ट लाइक रिपल करेंगे दूसरे को, और रिपल करने के दौरान पोजीशन ये आ जाती है। और ये पोजीशन मैंने केमिस्ट्री में देखी है, ये टेट्राहेड्रल पोजीशन होती है, आप देख सकते हो, ठीक है, आराम से देख सकते हो। दिस पोजीशन इज टेट्राहेड्रल, दैट मींस ये कंडीशन। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो ट्रायगोनल प्लेनर थी, क्या थी यहाँ पे, ट्रायगोनल प्लेनर माय डियर। तो यहाँ क्या है, ये पहले ज्योमेट्री थी ट्रायगोनल प्लेनर थी, बट अब क्या हो गया, यहां पर क्या हो चुका है, रिपल्सन हो चुका है। रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड थोड़ा नीचे की तरफ झुकेंगे और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। समझ में आया, देखो जस्ट लाइक ये की पोजीशन बनी हुई है, ध्यान दे सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यहां पर ये दिख रहा है आपको, जस्ट लाइक यही पोजीशन है। तो यहां पर ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, और यहाँ इलेक्ट्रॉन यहां दिखेगा आपको, और यहाँ पर फ्लोरीन होगा, इधर भी क्या होगा, फ्लोरीन होगा, और इधर भी क्या होगा, फ्लोरीन होगा। तो यहां पर जो दिख रही है ज्योमेट्री वो क्या है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल किस में होती है, sp3 में होती है। किस में होती है, sp3 में। वैसे इसका शेप देखें, इसका शेप देखें तो इसका शेप होता है जस्ट लाइक अमोनिया, दैट मींस पिरामिडल। इसी शेप होती है पिरामिडल, ठीक है। इसे जस्ट
लाइक अमोनिया वाली शेप होगी, दैट मीन्स पिरामिडल। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, CF3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो जाएगी पिरामिडल, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। और खास बात, दूसरी बात यहाँ है, यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है वो क्या होता है, यहाँ से डिक्रीज होके कितना हो जाता है भैया, 33 से डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 25। तो सभी स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि इन केस CF3 फ्री रेडिकल जो दे रखा आपको, उसमें होगा क्या, तो उसमें ये होगा जब कार्बन से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है तो इस दौरान वो जो फ्री रेडिकल है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन से रिपल होगा, और रिपल होने से बॉन्ड का जो साइज है वो प्लेनर में ना होकर किस में जाता है भैया, 3D में आ जाएगा। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अपने को एग्जिस्ट कर लेंगे, और ये जस्ट लाइक होता है sp3 हाइब्रिडेशन में ज्योमेट्री, ठीक है। और इसका शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। पिरामिडल पिरामिड की तरह होता है और एक ऊपर की तरफ गुंदाकार होता है। तो यहाँ पर CF3 वाले केस में ध्यान दें, या फिर आप अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप समझ लेना कि कार्बन से अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है तो इस केस में sp2 से किस में जाएगा, sp3 में जाएगा। इसके दो रीजन है, एक रीजन क्या है, यहाँ रिपल्सन होता है, दूसरा रीजन क्या है, जो परसेंटेज एस करेक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की परसेंट में वहां पर डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब 33% से घटके 25% हो गया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। जनरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इसके लिए मैंने कुछ मेथड बता रखे आपको, इन मेथड को आप समझें। मैं आपको ऑडियो के रूप में समझा रहा हूं, ध्यान दें। हाँ जी, फर्स्ट मेथड है हीट, दैट मीन्स थर्मोलाइसिस। जब किसी मॉलिक्यूल्स को हीट दी जाती है, और हीट भी कितनी, ध्यान दें, हाँ जी 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट दी जाए तो इस दौरान कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ठीक है। दैट मीन्स हीट। दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए, जैसे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, आप 12th में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। और मैं भी यहां भी आपको ऑर्गेनिक पार्ट में करवा दूंगा। तो यहां रिडॉक्स रिएक्शन दैट मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जब ये पढ़ोगे तो वहां भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कार्बन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। नेक्स्ट लाइट दैट मीन्स फोटोलाइसिस, लाइट की प्रेजेंस में भी फ्री रेडिकल जनरेट होगा। दैट मीन्स पेरोक्साइड, पर एक फेमस आप चैप्टर पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन, दैट मीन्स पॉलीमर। पॉलीमर में पॉलीमराइजेशन एक क्या मैकेनिज्म है पॉलीमर बनने की, उसमें आएगा बेंजोइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, एल्काइल फ्री रेडिकल। तो ये सभी फ्री रेडिकल होते हैं, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जनरेट होते हैं। और खास बात, जब आप एल्कीन के बारे में स्टडी करोगे वहां पे रूल आएगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल जो पढ़ोगे तो खास बात क्या है, उसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही HBr का एडिशन होता है ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। तो वहां इसी में पढ़ने वाले हैं आप, रिएक्शंस आएंगे, टाइप ऑफ रिएक्शंस वहां बताऊंगा मैं। देन रेडिकल, रेडिकल से रेडिकल, रेडिकल से क्या जनरेट होगा, रेडिकल वो है ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वही ये यहां पर है, रेडिकल दूसरे रेडिकल को देख के क्या होता है, कपल हो जाते हैं, ठीक है। और कपल में डाइमराइजेशन, दैट मीन्स वहां पर डाइमर बना लेंगे, और डाइमर बना के अपनी स्टेबिलिटी बना लेंगे। ध्यान दें, फ्री रेडिकल जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है, और इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो वेरी शॉर्ट होती है। जल्दी से जल्दी ये स्टेबिलिटी में आना चाहेंगे और ये बॉन्ड बनाना चाहेंगे, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, रेडिकल से रेडिकल मिलेगा और वहां पर स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। ये इनकी खास बात है, और ये भी आपकी खास बात होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा माइंड रिएक्टिव होना चाहिए, हाईली एक्टिव होना चाहिए और सेंसिटिव भी होना चाहिए। समझ गए, तो वही है। तो सभी स्टूडेंट देखिए जरा, मैं आपको एक एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि हम किस प्रकार से फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल है पेरोक्साइड वाला, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए मैं यहां कर रहा हूं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल। कौन सा है, फिनाइल फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल। अब ये देखो कैसे करेंगे, हम क्या कराएंगे, यहां पर हम देखेंगे, यह करवाएंगे फोटोलाइसिस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड, परऑक्साइड में जो परऑक्सी बॉन्ड होता है वो वीक होता है कंपेयर टू अदर बॉन्ड। तो देखिए दिस इज बेंजोइल ग्रुप C6H5 C डबल बॉन्ड हो, ये बेंजोइल ग्रुप है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, दिस इज बेंजोइल ग्रुप, मैंने जनरल केमिस्ट्री में बता रखा है। और ये है परऑक्साइड बॉन्ड, दिस इज परऑक्साइड बॉन्ड, और वापस यहां पे क्या जोड़ेंगे, बेंजोइल ग्रुप। क्लियर सभी का। अब इसको हम ले जाएंगे सनलाइट में, तो सनलाइट क्या होता है, एच न्यू अकॉर्डिंग टू फोटोन। सभी को ध्यान है, सभी समझ चुके होंगे एच न्यू क्या होता है। अब ये जो परऑक्सी बॉन्ड है, ये परऑक्सी बॉन्ड या ब्रेकआउट होगा, और यहां पे होगा कौन सा फिजन, होमोलाइसिस फिजन, होमोलाइसिस फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां देखने को मिलेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, और O पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, और यहां दो मॉलिक्यूल्स आपको ऑब्टेन होंगे। सबके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फिर क्या होगा, वापस से यहां पे बॉन्ड क्लीवेज होगा, हाफ इधर और हाफ इधर। तो यहां जब देखेंगे तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, और यहां पर क्या बनेगा, CO2। ध्यान दे सभी, CO2 कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, इधर 2 मॉलिक्यूल। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स बेंजीन, ठीक है, और बेंजीन का रिंग बनाएंगे और यहां पे लिखेंगे डॉट। तो ये क्या लाएगा, फिनाइल फ्री रेडिकल, फिनाइल फ्री रेडिकल। सभी की समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक इसी तरह आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है एसीटोन का एग्जांपल, एसीटोन्स। तो एसीटोन में क्या करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप यहां से ब्रेकआउट करना, इधर से और इधर से, ठीक है। जब ब्रेकआउट करोगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या बनने वाला है, एच न्यू, और यहां पे क्या हो जाएगा, CH3, इधर क्या C डबल बॉन्ड हो, इधर फ्री रेडिकल, और प्लस में क्या है, CH3 पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। और फिर इसको जस्ट लाइक ब्रेक करेंगे, तो जब इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, CH3 पे क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, और प्लस में CO। तो यहां पे क्या आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स CO। अब ये CH3 दोनों क्या करेंगे, डाइमराइजेशन, और क्या बना लेंगे, CH3 और CH3। सभी का डन यहां तक। सभी ध्यान दें, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन अटैच होकर एक बॉन्ड बनाएंगे और यहां बनेगा मेथेन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। तो रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है उसके लिए मैंने मेथड बताया है। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। देखिए HELPR, दैट मीन्स हेल्पर, और मैं आपका हेल्पर एक तरह से मैं आपको जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करवा रहा हूं। हाँ जी, तो यहां हेल्पर है। अब हेल्पर में देखो H4 क्या है, हीट, हीट दे। E4 क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, L4 क्या है, लाइट, और P4 क्या है, परऑक्साइड। हाँ जी, और R4 क्या है, रेडिकल। ये सभी कंडीशंस यूज होती है द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माय डियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ मेथड के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखें और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। मैं इतना पागल नहीं हूं कि आपको बार बार बोलूंगा, क्योंकि आपका ही इसमें फायदा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। ध्यान दें, यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आप जब केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो यहां आपको एक एग्जांपल मिलेगा और वो रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, जो नए स्टूडेंट्स है और जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स है वो भी ध्यान दें। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है और उसमें हम कैथोड और एनोड दोनों ही प्लेस करते हैं। तो एनोड पर रिएक्शन होती है और कैथोड पर रिएक्शन होती है। हम वहां पर
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज करेंगे और यूज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, और हम बताते हैं कि कौन सी गैस कहाँ या कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है एनोड और कैथोड पे। उसी तरह यहाँ देखना है कोल्ड पे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ रिएक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एसिटिक एसिड है, क्या है ये एसिटिक एसिड का मैंने सिल्वर साल्ट लिया है, क्या लिया है सिल्वर साल्ट। अब मैं इसको डिकम्पोज करने वाला हूं, तो ये क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा माइनस, और Ag पे क्या आ जाएगा प्लस। मैंने सुना है मेटल में प्लस होता है, अगर आप और कुछ सुने हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता दें। हाँ भैया, नेक्स्ट दूसरी बात यहाँ पे है, अब मैं बात करूंगा ऑन एनोड। एनोड पर जो दे रखा है वो क्या होता है, एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो एनोड पे कौन जाएगा माइनस वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखिए CH3C डबल बॉन्ड O और O पे क्या है माइनस। अब यहां ध्यान दें, जो एनोड होता है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन ये किस में आता है, रेडॉक्स रिएक्शन है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो CH3C डबल बॉन्ड O और O पे क्या आ जाएगा फ्री रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या है हाईली रिएक्टिव है और हाईली अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल होना चाहेगा, क्या होना चाहेगा स्टेबल। तो यहां पर बॉन्ड का क्या हो जाएगा होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और यहां आपको मिलेगा CH3 पे फ्री रेडिकल और यहां पर क्या मिलेगी CO2। यहां पे होमोलाइटिक क्लीवेज क्यों हुआ है, क्योंकि फ्री रेडिकल इज वेरी वेरी अनस्टेबल, और यहां पर क्या होगा ये जैसे ही होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो यहां से एक स्टेबल मॉलिक्यूल जनरेट होगा लाइक दिस CO2, ठीक है। और बाद में क्या बचा आपका CH3 बचा है। अब यहां CH3 जो है दिस इज फ्री रेडिकल इज वेरी वेरी अनस्टेबल, तो यहां क्या करेगा ये अपने ही भैया एक से मिलेगा और उससे मिलके यहां पे क्या बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 लाइक दैट इज एथेन। तो यहां पर एनोड पर आपको क्या मिला एथेन मिला है। तो बैलेंस तो कर ही सकते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, इधर भी क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 2 यहाँ होंगे, 2 CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे और ये आपस में मिल लेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करूं मैं यूजिंग ऑफ फर्टिलाइसिस, तो यहां मेरे पास क्या है, यहां पर दे रखा है एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या है CH3। अब मैं इसका क्या करा रहा हूं सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज करवा रहा हूं, तो सनलाइट प्रेजेंस जैसे कराऊंगा डिकम्पोज तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो ब्रेक होने से यहाँ पे क्या बनेगा CH3 इधर क्या है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O पे क्या आ जाएगा इधर फ्री रेडिकल प्लस में CH3 पे क्या है फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब ये जो एसाइल दिस इज एसिटाइल फ्री रेडिकल, माय गाइस क्या बोलेंगे इसको एसिटाइल फ्री रेडिकल। अब एसिटाइल फ्री रेडिकल इज वेरी अनस्टेबल इन नेचर ड्यू टू इट इज हाँ जी फ्री रेडिकल इन नेचर। अब यहाँ क्या होगा, यहां से बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक होगा और ये ब्रेक होते ही ये क्या करेगा यहाँ CH3 फ्री रेडिकल और यहाँ CO और CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब ये CH3 और ये CH3 आपस में मिलकर क्या बना लेंगे जस्ट लाइक एथेन बना लेंगे, क्या बना लेंगे एथेन। तो ये एथेन बनाएंगे तो ये एथेन किस में आ जाएगा स्टेबल स्टेट में आ गया। तो बात क्लियर है सभी के समझ में आ गई होगी। यूजिंग ऑफ रेडिकल, अब ध्यान दें CH3 यहां पे है और यहां CH4 और यहां Cl2 से रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए ये इससे और ये इधर और यहां Cl2 को मैं ब्रेकआउट करूं तो Cl2 और इधर ये, तो यहां सनलाइट की प्रेजेंस में तो यहां CH3 फ्री रेडिकल बना और एक क्या बना H फ्री रेडिकल, तो यहां तो क्या हो जाएगा H फ्री रेडिकल बना और इधर क्या है Cl फ्री रेडिकल। कितने फ्री रेडिकल है 2, तो एक तो इससे रिएक्शन करेगा और एक इससे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेंगे CH3 इधर Cl और प्लस में क्या बन जाएगा HCl। तो यहां पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो बना हुआ है फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे भैया नया प्रोडक्ट बनाएंगे क्लोरोमेथेन और यहाँ पे क्या है HCl। तो इन मेथड से हम यहाँ फ्री रेडिकल जनरेट कर सकते हैं। अब हम वीडियो में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट्स बने रहिए वीडियो में। हाँ जी क्या क्वेश्चन है, हाँ
देखिए मैंने ये कहा था कि कार्बन के अलावा और भी फ्री रेडिकल्स हो सकते, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे हाइड्रोजन पे क्या है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल, दिस इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये इसके अदरवाइज एटम ही नहीं है, मॉलिक्यूल पे भी होता है फ्री रेडिकल, दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरह बात करूं मैं इनऑर्गेनिक भी होता है, जैसे नाइट्रोसो फ्री रेडिकल। इसी तरह बात करूं मैं NO2, ये भी क्या है, फ्री रेडिकल है। अब जब आप पढ़ोगे ये जो NO2 है ये क्या बना लेता है, N2O4, दिस इज डाइमर, क्या बनाता है, डाइमर, इसे बोलेंगे डाइमराइजेशन ऑफ NO2। ये क्यों बनाता है डाइमर, तो डाइमर का मोस्टली जो केसेस होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो किस कारण होता है, फ्री रेडिकल के कारण होता है। तो आप ये ना समझे कि कार्बन को ही फ्री रेडिकल बोलेंगे, जिस पर भी, जिस एटम या मॉलिक्यूल पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। करने वाला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। तो सब स्टूडेंट्स बने रहिए और अच्छे से तैयारी करें। ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, तो यहां आपके दिया हुआ है रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस को हम क्या बोल सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, दिस इज मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहां ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे रेजोनेंस है या नहीं। अगर रेजोनेंस नहीं है तो फिर हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। और वही तरीके जो कार्बोकैटायन में हम लगाते हैं। तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उससे ही सेम मैच खाता है क्या, कार्बन फ्री रेडिकल का ऑर्डर। ध्यान दें 100% तो सही नहीं है, 95% तो मैच खाएगा। तो यहां क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास और ये है CH3, ठीक है। और इधर क्या दे दिया मैंने, CH3 का होल सॉरी CH3 CH2 फ्री रेडिकल, इधर क्या है CH3, इधर क्या CH का फ्री रेडिकल, इधर क्या CH3 और इधर क्या आ जाएगा CH3, इधर C, इधर क्या CH3, इधर क्या CH3 और यहां में क्या CH3। अब हम देखते हैं जस्ट लाइक दिस इज मिथाइल, क्या है मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल, बार बार नहीं लिखेंगे, बोल देता हूं। फिर इसी तरह क्या है इथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल, ये इथाइल फ्री रेडिकल है। इस तरह बात करूं मैं, ये क्या है 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल, 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, हाँ जी ये 2 डिग्री है। और ये क्या जस्ट लाइक दिस इज 3 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, हाँ जी। अब ध्यान दें, अब इनमें से कौन सा मोर स्टेबल है वो देखना है। तो पहला क्वेश्चन, क्या इसमें रेजोनेंस है, तो सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, क्या रेजोनेंस है, तो इसमें कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मींस न तो पाई बॉन्ड है न पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो देखिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई अल्फा कार्बन नहीं है। इधर ध्यान दें, इससे जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। इधर इससे जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। और ये दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर है, यहां पे 3 अल्फा H है, इधर क्या भैया 3 अल्फा H इधर है, और यहां पर भी क्या है 3 अल्फा H है, इधर क्या है 3 अल्फा H और इधर क्या है 3 अल्फा H, ठीक है। यहां भी कितने हैं भैया 3 अल्फा H है और इधर भी कितने हैं 3 अल्फा H। तो टोटल मैं देख रहा हूं, तो टोटल यहाँ पे कोई अल्फा H नहीं, तो इसका मतलब क्या 0 अल्फा H है, ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे कितने टोटल 3 अल्फा H है, तो इधर कितने भैया 6 अल्फा H है, इधर कितने भैया 9 अल्फा H है। तो यहां देखिए, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी 0, इधर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी भैया 3, इधर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी भैया 6 और इधर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी 9। अगर मैं इसको फर्स्ट बोलूं और ये क्या भैया सेकंड है और ये क्या है थर्ड है और लास्ट वाला क्या है फोर्थ है, तो मोर स्टेबल कौन होगा, तो ध्यान दें सबसे ज्यादा, तो यह लिखूंगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दें अच्छे से। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, फोर्थ इज मोर स्टेबल कंपेयर टू थर्ड, थर्ड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सेकंड, सेकंड इज मोर स्टेबल कंपेयर टू फर्स्ट।
तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर समझाया गया है। और खास बात यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भी है, सभी में क्या है प्लस आई इफेक्ट है, बाकी इसको छोड़कर। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इन फॉलोइंग ए, बी और सी। तो सभी फ्रेंड्स अच्छे से सोच समझ के बताएं इसमें से मोर स्टेबल कौन सा होगा। तो सभी ध्यान देना। सबसे पहले यहां देखिए, यहां जो दे रखा है ये कितना डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री, और यहां पर जो है ये क्या है भैया 3 डिग्री, और जबकि इधर बात करूं ये क्या है 2 डिग्री। तो इस इक्वेशन में ए और सी दोनों किस में है 2 डिग्री में है। अब देख रहे हैं यहां पर रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहां रेजोनेंस है। कैसे, ये इसके साथ कॉन्जुगेट होगा, आपको पता है फ्री रेडिकल में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। और यहाँ ये भी क्या भैया, यहाँ भी रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस दोनों ही तरफ है। अब यहाँ इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें है हाइपर कॉन्जुगेशन। दैट मींस अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। तो टोटल यहाँ पर 4 अल्फा एच है, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितनी होंगी, 4 होंगी, क्योंकि इसमें 4 अल्फा एच है। अब बात करूं मैं इसकी, तो यहाँ पर क्या है, ये एल्कीन है, ये फ्री रेडिकल है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन किस में है, sp2 में है, जबकि ये कार्बन किस में है, ये कार्बन sp3 में है। किस में है, sp3। और ये कार्बन किस में है, sp3 में। इसका मतलब यहाँ पर 2 अल्फा एच है और यहाँ पर कितने 3 अल्फा एच। तो टोटल कितने हो गए भैया 5 अल्फा एच हो चुके हैं। कितने हो गए 5 अल्फा एच प्रेजेंट ऑन दिस। हाँ भैया, अब इधर बात करूं मैं तो दिस अल्फा कार्बन और दिस अल्फा कार्बन, बट ये तो sp2 में है, ठीक है, और ये किस में है, sp3 में। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में काउंटिंग किसकी होती है, sp3 की होती है। तो यहाँ पर कितने भैया, ओनली 2 अल्फा एच है। कितना है, 2 अल्फा एच। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर कितने बनेंगी, 2 बनेंगी। तो यहाँ देखिए जो बी वाला पार्ट है उसमें रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो यहाँ जब दोनों को कंपेयर करेंगे बी और सी को, तो ओवरऑल रिजल्ट पाया गया यहाँ पर रेजोनेंस दोनों में है, दोनों में एलाइलिक ग्रुप है, ठीक है। दूसरी बात, दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। फिर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के दौरान यहाँ 5 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है, जबकि यहाँ पे कितनी हो रही है, ओनली 2 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रही है। इसका मतलब यहाँ बी वाला जो है वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा इन फॉलोइंग, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करूं मैं अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर स्टेबिलिटी, इनकी सभी की स्टेबिलिटी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए सभी क्या है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के पैरा पोजीशन पे ग्रुप जुड़े हुए हैं, दैट मींस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है। तो यहाँ कोई ग्रुप नहीं है तो इसे हम बोलेंगे सिंपल। अब यह बात करूं मैं यहाँ, तो यहाँ NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो मैं वीडियो में कई बार बहुत ज्यादा केसेस हो चुके हैं, NO2 जो होता है वो -M इफेक्ट शो करता है, साथ में यहाँ -I भी करेगा, बट डोमिनेंट कौन होगा, डोमिनेंट -M होगा। इसी तरह यहाँ CH3 है, देखो यहाँ एल्कीन है, एल्कीन से जुड़ा कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है, और यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ कितने अल्फा एच है, 3 अल्फा एच है। अब भैया 3 अल्फा एच, ओनली 3 अल्फा एच प्रेजेंट है इसमें, क्लियर। अब बात करूं मैं OH की, तो OH यहाँ शो करेगा +M और -I, बट डोमिनेंट कौन होता है, +M। तो यहाँ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, तो ध्यान दे, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ ये जुड़ा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, डॉन्टिंग ग्रुप है, मतलब वहाँ पॉजिटिव रेजोनेंस कैसे शो किया जा रहा है ये भी ध्यान दीजिए। जब ये यहाँ जाएगा, ठीक है, तो फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा। इसका मतलब इसी तरह ऐसे तरह ये इधर, ठीक है, ये इधर और ये इधर। मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ कंप्लीट एरो नहीं चलेगा, यहाँ 2 हाफ एरो होते हैं, हाफ एरो ही शो किए जाते हैं होमोलाइटिक फिजन में। मैंने बता रखा आपको, जब GOC पार्ट फर्स्ट में देखना, वहां पर मैंने समझाया है कि ऐसा कुछ होता होगा, तो उसी पे आप ध्यान दें। तो यहाँ जो दे रखा है, तो यहाँ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी, तो वो उसकी होगी जिस पर पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ सबसे ज्यादा किसकी है, डी पार्ट की है। डी से कम किसकी है, डी से कम किसकी होगी, हाइपर कॉन्जुगेटिव, दैट मींस सी की होगी। सी से कम किसकी होगी, ए की होगी, और ए से कम किसकी होगी, बी की होगी। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। हाँ जी, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आ गया होगा। और
हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से सोल्व करना। और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपने सभी पॉइंट क्लियर कर लेना और क्वेश्चन को अच्छे से समझना, और फिर अपना पूरा माइंड यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना। मैं उम्मीद करूंगा आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से सोल्व होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में बताएं और इसी तरह हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वाले वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।